उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। हमारे बुलावे पर यहाँ हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हुए सभी विशेषज्ञ सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार। मैं साधुवाद दूंगा सहारनपुर की जनता को, जो सुबह से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ जागरण संवाद, और बिल्कुल मजबूती के साथ डटी है, क्योंकि बात ही उनकी हो रही है। उनके जीवन के जितने भी अहम हिस्से हैं हम उन सब पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चल रहा है, उनकी सबकी चर्चा हो रही है। और एक आम आदमी के जीवन के लिए जितनी महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं हैं, उससे पहले स्वास्थ्य आता है। ऋषि मुनि कह के गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद सब कुछ है। और अब ये जो सत्र है, बिल्कुल आप ये समझिए कि इस पूरे कार्यक्रम का निचोड़ है, इसका सार है जीवन की, जो हमारे शरीर की, हमारे व्यक्तित्व की जो सबसे अहम चीज है, स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे, परफेक्ट करेंगे, और स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा धन जो हमने कमाया उसको बेकार है, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। इतना भी धन खर्च कर ले तो फिर बीमारी हो जाएगी, हम सुधर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा स्वास्थ्य। और मैं स्वागत करूंगा सुधीर राठी जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मेरठ मेडिकल कॉलेज में लंबी सेवाएं दी हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, बहुत अहम जानकारी रखते हैं। उनकी जो जानकारियां, उनका जो ज्ञान है आज हमें प्राप्त होगा। श्री संजीव मांगलिक जी हैं, हमारे सीएमओ सहारनपुर जनपद के। और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी अहम योगदान हमारे इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बिना हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आज की तारीख में अपने जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की संकल्पना नहीं कर सकते। तो जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अहमद जी हमारे बीच में हैं, मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारा सब मुद्दा एक लाइन का है केवल कि स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा कितना सुधरा, कितना। सबसे पहले बात आती है कि अगर मान को दिक्कत होती है तो सबसे पहले सरकार की आती है। तो मैं सरकारी सिस्टम की सबसे पहले जो जिले के हमारे जो स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार, और उनकी मतलब पूरी जिम्मेदारी पूरी जिले की जनसंख्या की लोगों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। सीएमओ डॉक्टर संजय और दिल्ली को देखना पड़ता था, आज की तारीख में दृश्य बदला हुआ है, काफ़ी कुछ सुधार है, काफ़ी कुछ सेवाएं हमारे बीच में उपलब्ध हो गई हैं, बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हम किस स्थिति में कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी हमारा क्या लक्ष्य बाकी। सबसे पहले मैं माननीय विधायक जी श्री मुकेश चौधरी जी को नमस्कार करें, जो सभी अतिथिगण, आईएमए प्रेसिडेंट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, सभी और समस्त जागरण परिवार को मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, सरकारी तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ही सरकार ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ही जागरूक करते हैं। और जितनी भी हमारी आज की तारीख में स्कीम चल रही है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग की स्कीम चल रही है हमारे यहाँ। अगर जिले स्तर की हम सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो जिला अस्पताल में लगभग 33 के आसपास 33 या 34 प्रतिदिन डायलिसिस होती हैं और 50 के ऊपर सीटी स्कैन्स होते हैं। एमरजेंसी सर्विसेज हमारे सुचारू रूप में पूरी तरह चल रही हैं। और जितनी एम्बुलेंसेज हमारी हैं 33 108 एम्बुलेंसेज हैं और 29 हमारी 102 एम्बुलेंसेज हैं। और एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंसेज भी हम पे 3 एम्बुलेंसेज हैं। तो किसी भी प्रकार की जिस भी तरह से हमको कहीं से जानकारी मिलती है, पेशेंट को शिफ्ट करना होता है, तो एम्बुलेंस हमारी पूरे टाइम पर चलती है। इसमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। दूसरी पोस्टमार्टम की जितनी सर्विसेज हैं वो हम बिल्कुल टाइम पर 24/7 अलर्ट रहते हैं। और जितने भी OPD के पेशेंट्स हैं उनमें लगातार जिला अस्पताल के अंदर करीब 2000 के आसपास की OPD प्रतिदिन रहती है। डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो आप सोचिए कि वहाँ 14 या 15 सीजन प्रतिदिन वहाँ होते हैं। और आप जाकर देखेंगे तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम आज की तारीख में जो जिला महिला अस्पताल है उसके वार्ड्स नहीं होंगे।
आप जाकर देखिएगा तो आपको पता लगेगा बेड्स या क्वालिटी केयर लोन है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और टीकू वार्ड में चल ही रहा है। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं उनमें वो पूरे जनपद के अंदर 14 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तो वो कोई परेशानी आज की तारीख में नहीं है किसी तरह की। बाकी पेरिफेरी में अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो उसमें हमारी 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ब्लॉक लेवल के हैं और बाकी नॉन ब्लॉक PSC की वो कन्वर्ट हुई है CSC में, तो थोड़ा सा उनमें सुधार आने में धीरे धीरे टाइम लग रहा है। बाकी जितनी ब्लॉक लेवल की हमारी CSC है वो सारी CSC हमने बहुत ही एक वहाँ उच्च स्तरीय इलाज पूरी तरह होता है और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से कम वो रेफर करें जिला अस्पताल। क्या लगता है सर आपको कि जैसे ये सब चीज़ें आपने बताई तो अच्छी बात है, बहुत मतलब एक सुकून देने वाली चीज़ें हैं, अभी और क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमारी जिसकी हमें प्रतीक्षा है और बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल आप लोगों की जानकारी भी होगा कि जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें स्पेशलिस्ट लेवल के लोग जो डॉक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा शॉर्टेज है और वो लोग उसमें नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए सरकार ने समय समय पर तरह तरह के प्रयोग किए हैं। अभी जैसे स्पेशलिस्ट पहले NHM यहाँ ले लेते थे, गवर्नमेंट ने उसको अभी बिडिंग प्रोसेस चल रहा है, तो बिडिंग में आप सोचिए हमारे एक एनेस्थेटिस्ट ने 3,92,000 की सैलरी पे फतेहपुर के अंदर पोस्टेड है 3.92। तो सरकार ने सभी तरह की सुविधाएं कर दी है। ये बिडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है कि जैसे आपकी जो पेरीफेरी की प्लेसेस हैं वहाँ अगर डॉक्टर स्पेशलिस्ट जाना चाहते हैं तो उनको हायर सैलरी पे गवर्नमेंट उनको बिड कर सके। अच्छा सर, एक समस्या थी जैसे स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी निकालता था चिकित्सकों के लिए, क्योंकि निजी क्षेत्र का ज़्यादा चार्म रहता है जो नए डॉक्टर होते हैं, तो एक समस्या ये थी कि मतलब बार बार विज्ञप्ति निकाली, बार बार आवेदन हुए, बार बार कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर नहीं आ, जो नए डॉक्टर नहीं आ पा रहे थे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अभी क्या अपने यहाँ क्या स्थिति है? अभी हम लोगों ने NHM के अंदर MBBS डॉक्टर्स को हम भर्ती कर सकते हैं बस, बाकी स्टाफ नर्सेज ANM जितनी भी पोस्ट है सब शासन स्तर से है। MBBS डॉक्टर्स को NHM में ले सकते हैं, तो हमने अभी 20 डॉक्टर्स की निकाली थी, उसमें 20 डॉक्टर्स को हमने अभी निकाला था उनके लिए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से 13 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है, उनको हम कल ज्वाइन करा देंगे। क्या इसमें मतलब पे स्केल में चेंज करके उनको मतलब आकर्षित करने के लिए चेंज किया जाए? पे स्केल तो उनका 50,000 है और प्लस उनका इंसेंटिव मिला के 75,000 वो ले सकते हैं। फिलहाल हम ये कहें कि हमारे सरकारी ढांचे में चिकित्सकों की कोई कमी है नहीं, लोग आ रहे हैं और हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। मूर्तियाँ हम नहीं कह सकते कि कमी है, पर लेकिन उसको पूरी करना है हम लोग। धन्यवाद। अभी हम फिर से आपके पास आए सर, अब ये प्राथमिक चिकित्सा की बात थी और थोड़ा सा आगे बढ़कर के चिकित्सा की बात थी। अब आते हैं, अगर गंभीर चिकित्सा की बात करें तो सबका जो एक विश्वास एक रहता है कि भाई अगर गंभीर हम बीमार होंगे तो हमारा इलाज एक हायर सेंटर में होगा। हायर सेंटर हमारे यहाँ सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हालांकि पिछले 7-8 साल से उसकी गतिविधियाँ चल रही हैं, 3-4 साल से मुझे लगता है कि वो रन कर रहा है। सर डॉक्टर राठी जी, मेरा आपसे एक मतलब जिज्ञासा है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चल रहा है, मेरे ख्याल से 100 सीटें इसमें होंगी, 100 सीटों का इसमें हमारा ये है मेडिकल कॉलेज। इसमें कुछ सुविधाओं की कमी की बात सामने आती है, जैसे हमारे यहाँ CT स्कैन नहीं हो रहा, हमारे यहाँ MRI नहीं हो रही, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी की बात होती है, हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की बात आती है, एक्सपर्ट नहीं है हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, इसलिए हमारी बहुत सारी चीज़ें मशीनें नहीं चल पा रही। ये समस्याएं जो मुझे मेरी जानकारी में आई। बाकी आप बताएंगे सर कि क्या स्थिति हमारी है, हमारा मेडिकल कॉलेज कितना सुविधाएं लोगों को दे पा रहा है, कितना हम सफलतापूर्वक इलाज कर पा रहे हैं, और हमारी जो कमियां हैं उनके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं सर? धन्यवाद। मैं आदरणीय विधायक माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार और जागरण समूह को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। जो आपके पॉइंट हैं उसमें जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन, ये मैं समझता हूं कि मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है। हम जिला अस्पताल वाले लेवल के बाद आते हैं और हमारे बाद फिर इंस्टीट्यूट आते हैं। ये पब्लिक में भी परसेप्शन है, गवर्नमेंट में भी परसेप्शन है कि जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा उसके बाद मेडिकल कॉलेज, और सरकार इसी परसेप्शन को ध्यान रखते हुए नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत बढ़ा रही है। जब हम पढ़ते थे तब 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे यूपी में, अभी हमारे पास 14 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं और हर
लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में स्वशासी मेडिकल कॉलेज या तो खुल रहा है या उसका प्रोग्राम है या आने वाला है। अब जो सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेज से एक्सपेक्टेशन है उनमें अभी जैसा आपने कहा वो बात ठीक है, उसमें कई चीज़ों में कमी है, कई चीज़ों में सुधार की गति कम है। सुधार हो रहा है पर जैसी पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से उसकी गति कम है। तो जैसा आपने सीटी स्कैन की बात कही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटी स्कैन हमारे यहाँ आने वाले 15 से या 20 दिन में क्रियाशील हो जाएगा। सीटी स्कैन का इंस्टॉलेशन हो चुका है और फिलिप्स की टीम आके जो ट्रेनिंग हमारे रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है कल से। वो 19 तारीख से 3 दिन के लिए चलेगी 22 तक, फिर उन्हें 3 दिन के लिए जो उनकी क्वेरी होंगी उन्हें टाइम देंगे और फिर 26 तारीख से 29 तारीख तक 3 दिन की ट्रेनिंग और देंगे। अब तो उनकी हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और हम विधायक जी से समय मांग कर और सब कर मार्च के आने वाले समय में उसे प्लान करके इनॉग्रेशन करके अपने सीटी स्कैन मशीन। एमआरआई के बारे में? एमआरआई अभी उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। आने वाले जो समय है नए ईयर में, मैं इसे अपनी ईयरली प्लान में मेरे दिमाग में है कि मैं इसे इंक्लूड कराने का प्रयास करूँगा और विधायक जी से भी आग्रह करूँगा कि वो भी इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे और कहेंगे तो एमआरआई की जैसे इस बार सीटी स्कैन आ गया है, आगे एमआरआई आने की भी संभावना रहेगी। अब इसमें एक समस्या क्या आती है, जैसे हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एक ही है, अभी जो डॉक्टर प्रत्युष हैं वो बॉन्ड में हैं पर ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो रेडियोलॉजी में की जो सुविधाओं में सुधार नहीं हो पा रहा, उसका मेन रीजन है कि मशीन तो आ गई, आपने परचेज कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, परमिशन ले ली, पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स में अगर थोड़ी हमारी पॉलिसी शासन के निर्देश अनुसार हम अवगत कराएंगे, कुछ बेटर हो जाए जिससे और रेडियोलॉजिस्ट कुछ इंसेंटिव बढ़े आने लगे तो तब वो इम्प्रूव हो, या टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी की परमिशन मिले, तो इसमें शासन को अवगत कराया जाएगा। कुछ चीज़ों के लिए कराया भी गया है, तो इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जैसे कि मेरा ये है कि सीटी स्कैन और एमआरआई ये तो एक मतलब एक अहम हिस्सा है हमारा, हम उसी के आधार पर अपना काम शुरू करते हैं। जांच करने के बाद हम अपनी चिकित्सा शुरू करते हैं। तो जब ये मशीनें और ये सब चीज़ें यहाँ हमारे पास स्वीकृत हैं तो जाहिर सी बात है इसका स्टाफ भी स्वीकृत होगा। क्या उसमें कहीं प्रॉब्लम है तैनाती में? हाँ सर, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्वीकृत तो है, जैसे अब हमारे पास एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद स्वीकृत है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी पोस्ट ग्रेजुएट कोई नहीं आए हैं, पीजी अभी शुरू नहीं हुई है रेडियो डायग्नोसिस, परंतु वो अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी। मतलब आपको जैसे इतने सारे मेडिकल कॉलेज और दूसरा रेडियोलॉजी सेटअप का, जैसे ये बात पहले क्या होती थी, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड और ये सब रेडियोलॉजी फैसिलिटी आने से पहले सीटी स्कैन जो कहा जाता था वो कहा जाता था थोड़े जो टॉपर स्टूडेंट नहीं है, कम नंबर वाले स्टूडेंट लेते थे रेडियो डायग्नोसिस। अब ये वाइस वर्सा हो गया है, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल हायर मार्क कर रहे हैं, किसी का चार हाँ उनकी फर्स्ट चॉइस रेडियो डायग्नोसिस होती है और डिमांड सप्लाई का फर्क है, तो उस वजह से नहीं मिल पाते। पर स्वीकृति में कोई कमी नहीं है, फंड है, सबकी भेजेज है, सब चीजें हैं, बस वही बात है कि कमी है। एक अच्छी बात आपने ये बताई, हमें मतलब खुशी देने वाली बात सहारनपुर के सीटी स्कैन हमारा 15 दिन में शुरू हो जाएगा, आने वाले मंथ में शुरू हो संभावना है। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए खुशखबरी है। मैं चाहूँगा कि हम तालियों से स्वागत करें कि हमारे लिए एक नई सुविधा शुरू होने वाली है, ऐसा हमें जानकारी दी है। दूसरी चीज़ें जैसे हम बात करते हैं सर स्टाफ की और बाकी लोगों की, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। एक मैं चाहता हूँ कि हार्ट विंग की क्या स्थिति अपने, हार्ट विंग है सर या नहीं है तो क्या किस सुपर स्पेशलिटी में? जी अच्छा, अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट की 100 सीट हैं और कुछ स्पेशलिटी में हमें पीजी मिल गई है। जैसे सर्जरी में 6 पोस्ट ग्रेजुएट आ गए हैं, मेडिसिन में 8 पोस्ट ग्रेजुएट आ गए हैं, गायनी में 3 पोस्ट ग्रेजुएट आ गए हैं, स्किन में 2 पोस्ट ग्रेजुएट आ जाते हैं। इनका अभी फर्स्ट ईयर है सबका जो क्लिनिकल ब्रांच है। तो अब जैसे जैसे हर साल आएंगे तो ये लोग एक जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का सिस्टम होता है जो हर मेडिकल कॉलेज की बैकबोन होते हैं हॉस्पिटल की, तो वो अब हमारा डेवलप होना शुरू हो गया है और हर आने वाले ईयर में इसमें सुधार होगा। जैसे उनका नंबर बढ़ेगा, जैसे अब मतलब आने वाले 2 साल बाद सर्जरी में हम पे 18 जूनियर डॉक्टर हुए, अभी 6 हैं और हर साल आते रहेंगे, तो वो सुविधाएं ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर दी जाती हैं। उनका जैसे हमारे पास 2 काम है, मतलब सुविधा भी देनी है और उनका टीचिंग भी करना है। तो उस चीज में जब नए आते हैं, हमारी वो बढ़ती है सर टीचिंग वगैरह, तो उसमें अब सुधार दिखेगा।
जहाँ तक सुपर स्पेशलिटी की बात है, अभी सहारनपुर में कोई सुपर स्पेशलिटी विंग अलग से नहीं है। इसका हम आने वाले समय में प्रस्ताव भेजेंगे, क्योंकि आज के समय की मांग, आज पेशेंट जो आते हैं वो उनका MRI भी करा लाते हैं, अपना CT, बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अब जिला अस्पताल में जैसे CMO साहब कह रहे थे निःशुल्क होता है CT, तो पेशेंट का CT स्कैन तो हो गया। अब वो CT स्कैन कराने के बाद हमसे कहता है जी ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए और दूरबीन का ऑपरेशन हो जाना चाहिए जी। तो वो बहुत सारी चीजें सुपर स्पेशलिटी से आएंगे, तो इसके लिए एक प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। जैसे मैं खुद यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने रीनल ट्रांसप्लांट में भी ट्रेनिंग ली हुई है, और मेरठ में हम यूरोलॉजी का लगभग सारा अच्छा काम करते थे, सब अप टू इवन द प्राइवेट स्टैंडर्ड से हम पे सब अच्छे स्टैंडर्ड का। तो मैं खुद अपना भी आने वाले नेक्स्ट वीक से अपनी OPD शुरू कर रहा हूँ यूरोलॉजी की, और आने वाले 2-3 वीक्स में यूरोलॉजी के ऑपरेशन भी शुरू कर दूंगा सर्जरी विभाग के साथ ही मिलकर। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है हम सुपर स्पेशलिटी विंग का मतलब 3 या 4 स्पेशलिटी का, जैसे यूरोलॉजी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई, न्यूरोलॉजी हो गई और प्लास्टिक सर्जरी, जिनमें मरीजों की संख्या अधिक होती है और जो थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से या थोड़े रिसोर्स से भी ज्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं, ऐसों का एक प्रस्ताव बना के भेजेंगे फेज वाइज। एक सर समस्या ये आती है, जैसे आजकल जो बीमारियां चल रही है वो बीमारियां भी स्पेशली गंभीर बीमारियां, जैसे कैंसर एक बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या है, हार्ट की समस्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा। जैसे भी देखो वही कैंसर के मरीज हैं, BP के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, और मैंने तो देखा कि जवान आदमी 25 साल का 32 साल का, और वो अचानक से गिरा बात करते करते, उसकी डेथ हो गई, मालूम नहीं चला कि इसको क्या हुआ। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा कि मर गए, कुछ नहीं बचा है, और ये अंदाजा लगाया कि इनको हार्ट अटैक हुआ इसलिए मरे। तो ये समस्याएं हैं। जिस मेरा कहना ही है सर, मेरा सवाल ये है, एक जिज्ञासा ये है, आम पब्लिक की भी जिज्ञासा है कि जिस तरह की गंभीर समस्याएं आ रही है सामने, ट्रॉमा एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं आजकल, इतनी जल्दी लोगों को है कि मर जाएंगे और जल्दी पहुँचेंगे, तो उसमें पता चला 3 मर गए, 4 मर गए, 5 घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए, सिर में चोट लगी है, मतलब उनको एक इंस्टेंट एकदम से इलाज की जरूरत है। हमारी ये चुनौतियाँ हैं, कैंसर, हार्ट, ट्रॉमा, ये हमारी चुनौतियाँ हैं। मेरा सवाल ये, आप तीनों लोगों से संयुक्त रूप से एक एक करके सर आप बात ही कर रहे हैं, तो हमें आप ही से शुरुआत करेंगे कि इन चुनौतियों के लिए हम कितने तैयार हैं, और आने वाले समय में हम मतलब इसके लिए क्या प्लान बना रहे हैं, और हमारा प्लान कब तक एग्जीक्यूट होगा, हमारी क्या उसके लिए प्रयास है। आप शुरू करेंगे सर, फिर सीएमओ साहब बताएंगे, और फिर सर आप। जैसे कैंसर वाली बात है कि कैंसर की अब दोनों चीजें, एक तो कैंसर क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, एक्सपोजर, पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो कैंसर का इंसिडेंस भी कुछ में बढ़ा है, कुछ चीजों में कम हुआ है। जैसे अब पेट का कैंसर पहले से कम होने लगा है, पर कुछ चीजों में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो दूसरी चीज क्या है कि डिटेक्शन फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है, मतलब डायग्नोसिस हो जाती है कि पता लग गया कि ये कैंसर है। और कैंसर में मैं ये भी कहना चाहूंगा, कैंसर एक बड़ा वाइड वर्ल्ड है, मतलब कई बार आपका ऐसा होता है कि एक हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जैसे आईब्रो के ऊपर होता है, उसका भी शब्द है कि बेसल सेल कार्सिनोमा कैंसर, पर वो फुल्ली क्यूरेबल है। अब जैसे ब्रेस्ट स्तन कैंसर होता है महिलाओं में, वो ऑलमोस्ट, मेरे ऐसे कई पेशेंट हैं जो 15-16 साल से पूरा ट्रीटमेंट हुआ, दे आर सर्वाइविंग नॉर्मल। तो बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, और कैंसर का जो हमारी पॉपुलेशन पूरी है उसके हिसाब से ज्यादा अप्रोच यही है कि वो विभागवार डिवाइड करके उस पर एक अप्रोच करी जाए। अगर हम ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हर जगह कैंसर स्पेशलिस्ट हो, डेडिकेटेड कैंसर, तो अभी तो फीजेबल नहीं है। अभी तो वो सारे मेट्रो में भी, इवन जैसे बड़े शहरों में जो सारे इंस्टीट्यूशन सब जगह अभी वैसे सक्सेसफुल नहीं हुए, पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज लेवल का है, वहाँ पे कैंसर का इलाज थोड़ी सी सुविधा और बढ़ा के लगभग 90% तक हो सकता है। उसकी तीनों वजहें जो हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों दी जा सकती हैं। हम अगले साल मेडिकल कॉलेज में शासन को रेडियोथेरेपी जो सिकाई वाला है उसकी शुरुआत करने के लिए भी प्लान बना के भेजेंगे। डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारा यहाँ सुविधा है, कैंसर का नाम लेते ही खौफ आ जाता है मन में हर किसी के, और किसी को पता चलता है कैंसर है तो आदमी मर जाता स्वाभाविक रूप से। तो कैंसर के बारे में आपने जैसे 2 कैंसर की बात बताई कि वो इतने गंभीर नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, तो सर तो जारी रखें। तो इसीलिए मेरा जैसे पब्लिक में ये कहना है कि आप कैंसर वर्ड से न घबराएं। एक जैसे एक ऑपरेशन हम लोग यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं,
पेशाब की थैली का कैंसर, जिससे पेशाब में यूरिन में खून आने लगता है, हेमेचूरिया, उसमें अब 2 तरह की वैरायटी होती है, एक लो ग्रेड होता है, एक हाई ग्रेड। और 80% पेशेंट लो ग्रेड के होते हैं, जो एक बार ऑपरेशन के बाद नॉर्मल, नियर नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। अगर आप नॉर्मल ना कहें तो नियर नॉर्मल खूब कह सकते हैं। पर जो हाई ग्रेड वाले होते हैं उनमें ट्रीटमेंट हाई एंड है, एग्रेसिव ऑपरेशन है, पर वो 20% होते हैं, पर घबराहट सब में हो जाती है। तो कैंसर वर्ड से नहीं घबराना है, कैसा कैंसर है आप अपने क्लिनिशियन से उसे समझिए। आजकल सब पे बहुत सारा आप अवेयरनेस गूगल के थ्रू ले सकते हैं, तो आपको एक जानकारी मिल जाती है। नहीं मिलती तो प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। मतलब कैंसर के नाम से नहीं घबराना है, कैंसर में एक प्रॉपर काउंसलिंग, ये कितना एग्रेसिव है, किस स्टेज का ट्रीटमेंट चाहिए। कुछ बड़े सिंपल ट्रीटमेंट है, सिंपल ऑपरेशन से पेशेंट नॉर्मल जिंदगी जीता है। तो ये कैंसर में बहुत हमारे पर्सपेक्टिव को रखते हुए, जो हम लोग लगभग 140 करोड़ लोग हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी सर अगर बात करें जैसे हार्ट, अगर मान लिया हमारे मेडिकल कॉलेज में कोई दिल की बीमारी का मरीज आता है, अभी हमारे पास एक डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर है, वो 2 दिन अपनी ओपीडी चलाते हैं, 2 दिन लैब में काम करते हैं, ईसीजी वगैरह। पर अभी हम पे सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है कार्डियोलॉजी, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे आने समय में एक डिपार्टमेंट बने, एटलीस्ट कम से कम 2 डॉक्टर मिले। एक डॉक्टर पूरा संभाल नहीं पाता है, तो 2 डॉक्टर मिले तो सुविधाएं अप टू मार्क हो, जैसी लोगों की आशाएं रहती हैं। ठीक सर, धन्यवाद। सीएम साहब सर मान लीजिए सर, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, मेरा सवाल तो वही आपसे, उन चुनौतियों को लेकर के हम कितना तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले मरीज आप ही के पास आएगा। जिस तरह एग्जाम में बताया कि कैंसर एक बहुत ही वाइड टर्म है, तो कैंसर एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, बिनाइन और हाईली मैलिग्नेंट। तो जो मैलिग्नेंट होते हैं बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो यूजुअली बहुत जल्दी ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसका वो भी 3 पार्ट में है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कुछ में खाली सर्जरी से काम चल जाता है, कुछ में कॉम्बिनेशन होते हैं इन तीनों के। तो कैंसर का बेसिक ट्रीटमेंट, तो उसके लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, जो कि सहारनपुर में भी और इवन मेरठ तक में भी शायद बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इस तरह का एक आप प्राइवेट को खुले हैं, तो जहाँ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, तो उसमें मरीज का एक पूरा पैकेज होता है, तो उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। रहा कि कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी आप कैंसर को डायग्नोज कर लेंगे या डिटेक्ट कर लेंगे, तो उतना बेटर उसका ट्रीटमेंट होगा और फॉलोअप में वो मरीज की लाइफ जो है उतनी बढ़िया बेटर रहेगी। अब जहाँ तक सरकारी सेवाओं की बात है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे, कंट्रोल है। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एम है। और इसमें हम लोगों को क्या है कि हम लोगों के यहाँ एनसीडी, पहले सरकारी विभाग हमेशा अटका रहता था कम्युनिकेबल डिसीजेज में, और आप देखते हो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है उसमें हमारे यहाँ भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये बैक्टीरिया इनका सब फैक्टर रहते हैं हम लोग। पर अब मेन फोकस गवर्नमेंट का नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो गया एनसीडी पे, बहुत काफ़ी सरकार का पैसा खर्च कर रही है इसकी स्क्रीनिंग पे, एनसीडी की स्क्रीनिंग। तो जगह जगह हमारे एनसीडी क्लिनिक्स हैं और एनसीडी की कंप्लीट स्क्रीनिंग हम करते हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, और जो मैलिग्नेंसी कैंसर, जो कॉमन कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर, जो लेडीज़ में 2 कैंसर बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम तक किट्स हैं, और गांव-गांव में जो एएनएम्स हैं वो उन किट्स से जो है स्क्रीनिंग करती हैं। तो अगर उनको बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये बहुत ही एक अहम कदम सरकार का है एनसीडी की स्क्रीनिंग का, जो स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर करेगा या कर रहा है। कम से कम ये पता चल जाए कि भाई बीमार, तो समझ में आ जाए कि हाँ ये आदमी बीमार है, इसको दिक्कत है, तो इलाज अपने आप कर लेगा। या अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है सर। और बाकी अगर हम जैसे हार्ट की या ट्रॉमा की बात करें तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं? मैंने हमारे पास कोई मरीज आता है, जिला अस्पताल में आता है, जिला अस्पताल के अंदर आता है, हम लोगों की आईसीयू है, वेल मेंटेन्ड है, डॉक्टर्स जाते हैं, उसको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर उनको पता है कि इसमें स्टेंट करना है या एंजियोग्राफी के लिए भेजना, तो वो बिल्कुल हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है उसको। अच्छा, अब हम बात करें सर, जैसे सरकारी सिस्टम की बात हो गई, वो ठीक है, वो उसकी बाध्यताएं, सीमाएं, सब चीज़ें होती हैं, स्वीकृति, सहमति, सब कुछ लेना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी का मोहताज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है, कहते हैं ना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो बहुत सुविधाएं हमें प्राइवेट सेक्टर से मिली हैं और बहुत उम्मीदें भी हैं, और आप लोग उम्मीदों पे खरे भी उतर रहे हैं। आईएमए के प्रतिनिधि आप हैं, अध्यक्ष हैं, आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर कि हमारे सहारनपुर जनपद में, क्योंकि पहले होता वही था कि मेरठ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, तो अब हम कितना मजबूत हुए हैं और
हम क्या क्या देने की और तैयारी कर रहे हैं सर सहारनपुर को, ताकि यहाँ के लोग बहुत जल्द स्वस्थ हो और दिक्कत ना हो उनको इलाज में कोई समस्या हो। प्लीज़। सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जागरण परिवार को जो है बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ के मामले में। अब से 10-15 साल पहले आप देखते थे किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती थी वो चंडीगढ़ या दिल्ली चला जाता था या देहरादून जॉली ग्रांट जाते थे। अब पिछले 10-15 साल पहले कोई हमारे यहाँ कैथ लैब नहीं थी, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में 4 कैथ लैब है। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्टंट की जरूरत होती है, यहाँ पर अवेलेबल है सब। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था, कोई न्यूरोसर्जन नहीं था, यूरोलॉजिस्ट नहीं था, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं था। तो पिछले 10-15 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो। अभी सब सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हाँ, अभी सुविधाएं, मगर अभी कुछ सुविधाओं की कमी है। अभी कुछ सुविधाएं जो है हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है सहारनपुर में, और जगह तो अवेलेबल है। जैसे हमारे यहाँ अभी किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, हमारे बाईपास सर्जरी नहीं होती है, अभी हमारे यहाँ कोई अच्छा कैंसर का सेंटर नहीं है। तो अभी सुधार की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ 4-5 सालों में ये चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में। आप लोगों की जैसे IMA की मीटिंग्स होती होंगी तो उसमें इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। हाँ, सब में चल। तो मतलब एक कोई आप इस बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे हम लोग या कोई हमारा साथी चिकित्सक कोई और बता ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो? कोई हाँ, तैयारी कई हॉस्पिटल्स इस पे भी बाईपास सर्जरी के लिए और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी करें। आने वाले 1-2 साल में हमें पूरी उम्मीद है कि वो फैसिलिटी सहारनपुर में अवेलेबल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जागरण का बुलावा स्वीकार किया, आपने समय दिया हमें, और मैं संचालक महोदय से निवेदन करूँगा अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मनीष शर्मा सर, और बहुत अच्छा ये सत्र रहा। खासकर स्वास्थ्य को लेकर जो ये जानकारियाँ हमें सभी लोगों को हासिल हुई, यकीनन ये बहुत कारगर है। हमें सुधीर राठी जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, डॉक्टर संजीव मांगलिक जी ने और डॉक्टर करीम अहमद साहब ने।